ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आप लोगों ने हमने अब तक हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, कंडक्शन के अंदर हमने स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट दोनों पढ़ लिए थे। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट का एक और नेम है ट्रांजिएंट स्टेट। ये भी शायद हम आप लोग को अवेयर हो आप लोग इस बारे में। ठीक है, बाकी सर सामने कन्वेक्शन और रेडिएशन करवा दिया था। अब जो हम आगे अपना फर्दर हम कोर्स को करेंगे तो हमारे उसके अंदर हीट एक्सचेंजर्स होंगे। अच्छा, हीट एक्सचेंजर से पहले हम जो है थोड़ी कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसके अंदर एक साथ कन्वेक्शन, रेडिएशन या एक साथ कंडक्शन, कन्वेक्शन दोनों हमारे पास जो है एप्लीकेबल होंगे, या दोनों हमें जो है इम्प्लीमेंट करने होंगे दोनों के रूल्स, ताकि हमारे पास एक्यूरेट हम हीट ट्रांसफ़र मालूम कर सकें या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मालूम कर सकें। ठीक है, अभी तक इस कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के अंदर कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो रिजॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो डू यू वांट मी टू केटर, कोई भी ऐसा कंसर्न, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इशू नहीं है? ठीक है। अच्छा, आज जो हम करेंगे, हम जो है, जी बोलिए बेटा। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम आपने जो कंडक्शन जो बेटा आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली, आप शायद म्यूट हो। हेलो जी, रोल नंबर 11। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बेहतर आ रही है, बिल्कुल बोलिए आप। मैम जो आपने क्लास करवाया था कंडक्शन, वो आपने असाइनमेंट भी दिया, वो आपने अपलोड कर सकते हैं? बेटा नहीं, किसी वजह से वो असाइनमेंट, और किसी वजह से वो लास्ट क्लास जो है मैंने सिर्फ, क्योंकि काफ़ी कम बच्चों ने अटेंड की थी, तो इसीलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि जिन्होंने अटेंड की होगी उनको ऑलरेडी पता होगा हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था। इस तरह तो वो जिन्होंने अटेंड नहीं की क्लास, उनको बेनिफिट मिल जाएगा ना, एंड आई डू नॉट वांट दैट। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स की भी है। ठीक है। अच्छा, और वैसे भी इफ़ यू आर वरीड अबाउट द फाइनल्स, तो फाइनल्स के ना आई डू नॉट थिंक सो हमारे पास इतना मार्जिन होगा कि हम कंडक्शन के वो बेसिक न्यूमेरिकल्स को वो कर सकें, क्योंकि हीट एक्सचेंजर्स जब आ जाएंगे तो हीट एक्सचेंजर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। तो अभी जब फाइनल्स आएंगे तब देखा जाएगा। अगर फाइनल्स में मुझे लगा कि यू वुड बी नीडिंग दैट न्यूमेरिकल्स, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँ। ठीक है। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अपने उन्हीं प्रॉब्लम्स की तरफ, क्योंकि हम हीट एक्सचेंजर की तरफ, कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे होंगे। तो हीट एक्सचेंजर से पहले हमें इसी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को फर्दर जो है अपना क्या है स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम जो पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे वो होगा हमारे पास लम्प सिस्टम एनालिसिस। अब ये क्या होता है लम्प सिस्टम एनालिसिस, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस जो हमारे पास मुझे वाइवा लेते हुए मालूम हुआ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हैं। ठीक है, तो स्टीडी और अनस्टीडी स्टेट के दरमियान जो कि हमारे पास डिफरेंस होता है, बहुत ही वैसे तो मोस्टली आप लोग अवेयर होंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया था, तो उसको मैं दोबारा से एक छोटी सी वो दे देती हूँ। हमारे पास स्टीडी स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हो रही होती हैं वो हमारे पास डिफर नहीं कर रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे हमारे पास टाइम चेंज होता जाता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट्स, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही, सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना कॉन्स्टेंट है, चेंजेस एक ही तरह के चेंजेस आ रही हैं। अगर टेम्परेचर 5 डिग्रीज के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो वो थ्रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो 5 डिग्रीज का ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है स्टीडी स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास जो अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो हमारे पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो कांस्टेंट होता है, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज नहीं करेगी। पहले अगर आपके पास 100 kg किलो जूल पर आर जो आपके पास हीट ट्रांसफ़र था, तो आपके पास टाइम 2 के अंदर भी 100 किलो जूल पर आर भी आपके पास हीट फ्लो रेट होगा। हीट फ्लो रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, बाउंड्री कंडीशंस आपकी कांस्टेंट है। अनस्टीडी स्टेट में या ट्रांजिएंट हीट स्टेट में हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिएंट के अंदर कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
वो स्टेबल नहीं होती। अगर आपके पास 1 सेकेंड है तो उसके अंदर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्री कंडीशन 2 डिग्रीज का है, तो देयर माइट बी अ चांस कि 10 मिनट्स के अंदर आपके पास बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान डिफरेंस जो है टेम्परेचर डिफरेंस वो लेट्स से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का भी हो सकता है। तो अब जब टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट नहीं है या बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट हमारे पास चेंज होता जाएगा। जो Q की वैल्यू है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो हमारे पास वेरी करती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टीडी स्टेट की कैलकुलेशन हमारे पास बहुत आसान होती है क्योंकि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन नहीं होती है। तो आप जैसे कन्वेक्शन का आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा लोगे, ठीक है, आपने कंडक्शन के लिए आपने फोरियर्स लॉ लगा लिया, ठीक है, आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली क्योंकि आपके जो टेम्परेचर डिफरेंस है या बाउंड्री कंडीशन है वो आपके पास कॉन्स्टेंट है। जब स्टीडी स्टेट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉरी अनस्टीडी स्टेट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टीडी स्टेट को फर्दर मॉडिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके अंदर हम फंक्शन ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आ सके जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास चेंजेस आ रही हैं सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर, बाउंड्री कंडीशंस के अंदर, वो हम इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने अनस्टीडी में। तो पहले हमारे पास जब भी हम कोई भी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम पहले उसकी स्टीडी स्टेट डिफाइन करते हैं, स्टीडी स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसको फर्दर एडवांस करते हैं अनस्टीडी स्टेट। ऐसा नहीं कि अगर आप हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली, आपको पता है कि अनस्टीडी स्टेट होगी क्योंकि वो तो रियल डिज़ाइन है, आइडियल डिज़ाइन तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली अनस्टीडी स्टेट की कैलकुलेशन करोगे, नहीं। हमेशा आपका जो बेसिक स्टेप होगा कैलकुलेशन का या डिज़ाइनिंग का वो क्या होगा कि आप उसको सबसे आइडियली पहले कैलकुलेट करोगे, स्टीडी स्टेट पे कैलकुलेट करोगे, सारे आप जो है चीज़ों को अज्यूम करोगे कि वो कांस्टेंट है या नेग्लिजिबल है, आपके पास हीट लॉसेस नेग्लिजिबल हम अज्यूम करते हैं स्टीडी स्टेट के अंदर, ठीक है। ट्रांजिएंट में हम नहीं करेंगे हमारे पास, क्योंकि हमें रियल लाइफ कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो रियल टाइम कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कि नेग्लिजिबल अगर बहुत ज़्यादा ना हो हीट लॉसेस तो हम नेग्लिजिबल कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है या चांसेस हैं ज़्यादा हीट लॉसेस के या विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास बॉडी डिटोरिएट होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर है उसके कोरोजन स्केलिंग हो जाती है, तो उन सब के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और हमारे पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए। तो उन कंडीशन में क्या करते हैं, हम अपने वो सारे फैक्टर्स को इंकॉर्पोरेट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। तो जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करोगे सबसे पहले आप अपने सिस्टम को स्टीडी स्टेट पे डिज़ाइन करोगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते जाओगे। पहला वेरिएबल होगा टाइम का, सेकंड वेरिएबल आ गया फ्रिक्शन का, थर्ड वेरिएबल आ गया आपके पास फाउलिंग का, फोर्थ वेरिएबल। इस तरह आप देखोगे आपके सिस्टम में किस तरीके से वेरिएबल की इंपॉर्टेंस है, जो जितना इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा उसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्रोड्यूस करवाते जाओगे। और आपने अगर अपने आइडियल डिज़ाइन को रियल डिज़ाइन की तरफ लेके जाना है तो ऑब्वियसली बात है आप मैक्सिमम अपने वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट करोगे। अगर आप डायरेक्टली मैक्सिमम की तरफ चले जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपका डिज़ाइन कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑलरेडी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपको कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा तरीका यही होता है, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमारे पास इसमें भी हीट ट्रांसफ़र में भी हमने यही किया था। हमने पहले सिंपल मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े थे, फिर हमने कंडक्शन पढ़ी, कंडक्शन में हमने पहले स्टीडी स्टेट फिर अनस्टीडी स्टेट, फिर आप लोगों ने कन्वेक्शन पढ़ी, रेडिएशन पढ़ी। अब आज जो हम करेंगे लम्प सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। लम्प सिस्टम एनालिसिस क्या होता है हमारे पास, लम्प से आप समझ जाओ, लम्प आप कहते हैं ना, हम एक लम्प है, ये लम्प का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है जिसके अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, उसके इंटीरियर का टेम्परेचर भी वही है जो इसके एक्सटीरियर सरफेस का टेम्परेचर है, ठीक है। तो किसी भी एक टाइम पर, लेट्स से मैं कह रही हूँ टाइम अभी हमारे पास 0 है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसके बाहर की सरफेस हो या अंदर की सरफेस हो वो कांस्टेंट है। लेट्स से बाहर मैं कह रही हूँ उसके आउटर सरफेस पे टेम्परेचर अभी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसके इनर कोर के अंदर भी टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। अब लेट्स से 1 मिनट पास हो गया, ठीक है, 1 मिनट पास हुआ, कुछ हीट ट्रांसफ़र हुआ बॉडीज और सराउंडिंग के दरमियान, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आया। अब टेम्परेचर के अंदर चेंज आया तो वो थ्रू आउट द बॉडी चेंज आया, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर जो है हमारे पास इंक्रीज हो गया और कोर का टेम्परेचर वही है। हमारे पास
जो लम्प सिस्टम है वो उसी वक्त एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास टेम्परेचर थ्रू आउट द बॉडी कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, बॉडी के हर जगह पर हर पॉइंट पर एक एक पॉइंट पे हमारे पास सेम टेम्परेचर हो, तो हम उन सिस्टम्स के लिए लम्प सिस्टम एनालिसिस करते हैं। जो लम्प सिस्टम एनालिसिस है हमारे पास, ये हमारे पास तमाम हर तरह की हीट ट्रांसफर कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहले हम लम्प सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे लम्प सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। जो ये लम्प सिस्टम है ये कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन का एक कंबाइंड एप्लीकेशन एनालिसिस है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई एक फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप इसके अंदर रेडिएशन का फॉर्मूला या कंडक्शन का या कन्वेक्शन का फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ये क्या करेगा, हमारे पास टाइम को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा। तो ये इट डज नॉट मैटर कि कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, मैटर क्या करता है आपके पास कि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर यूनिफॉर्म है या नहीं है। अगर आपकी बॉडी लम्प सिस्टम के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड, मतलब आपको जो है फोकस नहीं करना किसी एक हीट ट्रांसफर मोड पर। आप क्या करोगे, डायरेक्ट लम्प सिस्टम एनालिसिस करोगे और उससे आप जो है कैलकुलेट कर लोगे हीट ट्रांसफर रेट, या उससे आप टेम्परेचर या टाइम वॉट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट। हमारे पास ये होता है ना, जैसे हमें एक बॉडी है हीट ट्रांसफर करिए, तो अब आपको अपना ध्यान लगाना है कि ये कौन से मोड से हीट ट्रांसफर करिए, कन्वेक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, या मे बी कंबाइन जो है हमारे पास कम्बिनेशन में हो रहा है कि कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, या कंडक्शन भी हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है। तो लम्प सिस्टम क्या करता है, हमारे पास चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। आपको हीट ट्रांसफर मोड पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके हिसाब से फॉर्मूलाज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट लम्प सिस्टम की फॉर्मूलाज लगाओगे और उससे आप अपना हीट ट्रांसफर रेट या उससे आप टाइम या उससे आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसीलिए लम्प सिस्टम हर चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। सही, इसके कुछ क्राइटेरियाज है, ये बहुत आप हर जगह पे लम्प सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर मैं कह रही हूँ कि आपने हीट ट्रांसफर रेट मालूम करना है तो आप डायरेक्टली लम्प सिस्टम नहीं अप्लाई कर लोगे, आप पहले देखोगे कि वो बॉडी लम्प सिस्टम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो लम्प सिस्टम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तभी आप लम्प सिस्टम एनालिसिस अप्लाई करोगे। अगर नहीं कर रही है देन यू विल गो टूवर्ड्स कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या इनके कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम जो है नेक्स्ट वीक में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे लम्प सिस्टम एनालिसिस पर और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन होंगे जो कि कन्वेक्शन, कंडक्शन के या कन्वेक्शन, रेडिएशन के कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल, ताकि आपको पता हो कि आप बॉडी देखकर या आप अपना डाटा देखकर या अपना सिनेरियो देखकर अंदाज़ा लगा सको कि अभी कितने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहे हैं और उनके हिसाब से आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। अब हमारे पास हम लम्प सिस्टम की जब बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि हमारे पास लम्प सिस्टम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी, तो ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर स्टिफ टाइम का। ठीक है, टेम्परेचर डिस्टेंस का, जैसे हमारे पास कंडक्शन के अंदर हम कहते हैं ना टेम्परेचर हमारे पास ग्रेड स्लोप किस तरह बनता था, हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर हमारे पास डिस्टेंस, जो थिकनेस होती थी हमारे पास वॉल की। ठीक है, इसके ना हमारे पास जो टेम्परेचर है ये फंक्शन है टाइम का, टाइम के हिसाब से टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रही है। कंडक्शन के अंदर हमारे पास डिस्टेंस के हिसाब से टेम्परेचर में चेंज आ रही थी कि जैसे जैसे हमारे पास वॉल की थिकनेस इंक्रीज होती जा रही थी या जैसे जैसे हम टूवर्ड्स वन मतलब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हम मूव कर रहे थे तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था, तो वो हमारे पास क्या हो रहा था, टेम्परेचर ग्रेडियंट बना रहा था। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्यों आता है, हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट डिस्टेंस की वजह से या बॉल के रेडियस की वजह से या बॉडी की हमारे पास थिकनेस की वजह से नहीं आ रहा है। अनलाइक कंडक्शन, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट आ रहा है टाइम की वजह से। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर हमारे पास थिकनेस की वजह से टाइम चेंज होने लग जाए या बॉडी के रेडियस की वजह से टाइम वो टेम्परेचर चेंज होने लग जाए या थिकनेस की वजह से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने लग जाए, तो ये लम्प का सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लम्प सिस्टम का हमारा पर्पस ही क्या है कि हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द बॉडी हमारे पास कॉन्स्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, चाहे बॉडी का इनर हो चाहे बॉडी का आउटर हमारे पास रीजन हो, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, जबकि कंडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता था, वॉल की एक सरफेस पे टेम्परेचर दूसरा होता था और दूसरी सरफेस पे टेम्परेचर दूसरा होता था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे लम्प सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लम्प सिस्टम के क्राइटेरिया के हमारे पास टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है थ्रू आउट द क्या कहते हैं बॉडी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है फिर ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी टाइम के हिसाब से हमारे पास टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, लम्प सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं
कि हम कहाँ पे। अब हमारे पास ये दो हमारे पास बॉडीज हैं। एक बॉडी है हमारे पास कॉपर बॉल की, ठीक है। अब कॉपर बॉल को आपने लेट्स से हीट किया। जब आपने कॉपर बॉल को हीट किया तो आफ्टर सर्टेन टाइम जो कॉपर बॉल है उसका टेम्परेचर थ्रू आउट द बॉल, चाहे वो इनर रीजन हो, ठीक है, ये अंदर का टेम्परेचर हो, चाहे वो आउटर का टेम्परेचर हो, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे ही आप आउटर सरफेस को हीट प्रोवाइड करोगे वो बहुत ज़्यादा क्विकली, बहुत ज़्यादा ईजीली या बहुत ज़्यादा रेडिली क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करके अपने कोर को बहुत जल्दी जल्दी अपने कोर तक हीट सप्लाई कर देगा फौरन से, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इजीली, बहुत ज़्यादा रैपिडली क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे और विद इन हमारे पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास बॉडी का जो है टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लम्प सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर की डेविएशन के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास टाइम चेंज होता जा रहा है, हमारे पास हर तरह से, जैसे अगर लेट्स से अभी हम 1 मिनट है, 1 मिनट पे यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहाँ पे आउटर सरफेस पे भी 20 डिग्रीज था, यहाँ पे भी 20 डिग्रीज था, बीच में भी 20 डिग्रीज था, क्योंकि कॉपर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, वो फॉरन से क्विकली अपने इनर मॉलिक्यूल्स को भी हीट सप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ 10 मिनट्स के बाद। 10 मिनट्स के बाद अगर मेरे पास बाहर का टेम्परेचर 70 है तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास अंदर का टेम्परेचर भी 70 होगा, क्योंकि ये कॉपर की खसूसियत है, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हमारे पास इस रोस्ट बीफ की नहीं है, ठीक है। अब आप जब हम जो मीट पका रहे होते हैं तो मीट के अंदर हमारे पास अगर बाहर का टेम्परेचर या क्योंकि हमने स्टोव पे पका रहे हैं तो फॉरन रेडीली जो है कुक हो जाता है, तो क्या अंदर से भी कुक हो जाएगा फॉरन? नहीं, इट टेक्स टाइम फॉर मीट टू क्या कहते हैं बिकम टेंडर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मीट की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मीट की प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है कि मीट हमारे पास रेडिली हीट ट्रांसफर कर सके फ्रॉम द आउटर सरफेस टू द इनर सरफेस, ठीक है। वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगी, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है मीट का एज कम्पेयर टू कॉपर बॉल, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ गई तो अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अप्लाई लम्प सिस्टम एनालिसिस। लेकिन हम रोस्ट बीफ के लिए लम्प सिस्टम एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है। आउटर सरफेस का टेम्परेचर कुछ और है, इनर सरफेस का टेम्परेचर कुछ और है, तो अलोंग दी हमारे पास थिकनेस टेम्परेचर चेंज आ रहा है। जब अलोंग दी थिकनेस हमारे पास टेम्परेचर चेंज आएगा तो यू कैन नॉट अप्लाई लम्प सिस्टम एनालिसिस। तब आप फिर कंडक्शन की तरफ जाओगे, कन्वेक्शन की तरफ जाओगे, रेडिएशन की तरफ जाओगे, आप डायरेक्टली लम्प सिस्टम एनालिसिस नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर अलोंग द थिकनेस या अलोंग द रेडियस आपके पास या अलोंग द लेंथ आपके पास टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, लम्प सिस्टम एनालिसिस अप्लाई करोगे। ये आपकी चीज़ों को, आपके प्रॉब्लम्स को जो है सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। अब मैं इस बॉल के लिए अलग से कंडक्शन अप्लाई करूँ, फिर सराउंडिंग से हमारे पास टेम्परेचर अंदर की तरफ वो हो रहा है, तो मैं कंडक्शन भी अप्लाई करूँ, कॉम्बिनेशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन का, तो मेरे पास कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस रोस्टेड बीफ के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इसके लिए कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक सर्टेन टाइम पर टेम्परेचर चेंज है, जबकि यहाँ पे एक सर्टेन टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के अंदर, एक इंस्टेंट के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जो टेम्परेचर है बॉडी का वो थ्रू आउट द बॉडी सेम होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर अगर हमारे पास टेम्परेचर जो बॉडी का थ्रू आउट सेम नहीं है, वेरिएबल है, तो यू विल नॉट यूज लम्प सिस्टम एनालिसिस। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कहाँ यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना, कोई भी इशू अब तक? क्योंकि अब हम जो है जाएंगे टुवर्ड्स वो क्या कहते हैं डेरिवेशन। कोई भी क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज? मैम जी बोलिए। ये लिक्विड में भी यही होगा, और जैसे वाटर को अगर हम करें? वाटर को देखो, लम्प सिस्टम के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि सॉलिड्स के लिए, लिक्विड के लिए गैस। कंडक्शन जो है लिक्विड्स में भी होती है, कंडक्शन जो है हमारे पास गैसेस में भी होती है, लेकिन वो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत कम अमाउंट में होती है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी उनकी बहुत कम है एयर की या वाटर की, ठीक है। तो हम सॉलिड्स में प्रेफर करते हैं। तो लम्प सिस्टम की खुसूसियत ही यही है
कि इसको मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कंडक्शन से हो रहा हो, चाहे वो कन्वेक्शन से हो रहा है, चाहे वो रेडिएशन से हो रहा हो, या वो सॉलिड में हो रहा हो या वो गैस में हो रहा हो। वो बस क्या करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है कि अगर वो फॉलो कर रहा है क्राइटेरिया तो आप वहाँ पे लम्प सिस्टम अप्लाई कर लोगे। वरना आपको ये होता है ना, आपको देखना पड़ता है बॉडी अगर सॉलिड है तो मैं कंडक्शन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बॉडी अगर लिक्विड है या गैस है, फ्लूइड है, तो मैं कन्वेक्शन यूज़ करूँगा। अगर रेडिएशन के थ्रू हो रही है, गैप है, सोर्स और रिसीवर का फ़र्क आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, रेडिएशन यूज़ करूँगा। तो लम्प सिस्टम में आपको इतनी डिटेल्स में नहीं जाना, तभी ये सिंपलर हमारे पास वे है टू कैलकुलेट हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है। लेकिन इसका क्राइटेरिया इसीलिए है बना हुआ क्योंकि आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बोलिए। मिस ये जो ट्रांजिएंट स्टेट है और जो सूडो स्टेडी स्टेट होता है वो एक सेम होते हैं? सूडो स्टेडी स्टेट, सूडो, यस मिस, सूडो स्टेडी वो जो स्टेट मास को हम ट्रांसफर मेरे पास, हाँ, सूडो स्टेडी स्टेट जो ना हमारे पास हीट ट्रांसफर के ना इतना यूज़ नहीं होते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिएंट, अब सूडो वैसे कह सकते हैं हम, ट्रांजिएंट का ही एक और नेम है सूडो स्टेडी स्टेट, लेकिन हम हीट ट्रांसफर में यूज़ नहीं करते हैं इसको। हीट ट्रांसफर के नाम ट्रांजिएंट ही यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों का मकसद एक ही होता है। दोनों का मकसद यही होता है कि आप जो फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे थे, जो आप स्टेडी स्टेट को अज्यूम करके कैलकुलेशन सिंपल कर रहे थे, टाइम के फैक्टर को एलिमिनेट कर रहे थे, आप वो इंक्लूड कर देते हैं। तो वो आप उसको सेम, सूडो भी सेम है एज ट्रांजिएंट, दोनों में कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं है। बस ये होता है कि स्टेडी स्टेट से आपको अनस्टेडी स्टेट में जाने के लिए आप सूडो स्टेडी स्टेट को कंसीडर कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपके तमाम फैक्टर्स को इंकॉर्पोरेट नहीं करता, वो ना स्टेडी स्टेट की तरह बिहेव करता है ना अनस्टेडी स्टेट की तरह बिहेव करता है। उसके अंदर ये होता है, स्टेडी स्टेट के अंदर आप बिल्कुल टाइम का फैक्टर आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है। आप सूडो में क्या करते हो, आप टाइम को तो कांस्टेंट कर देते हो, लेकिन आप बाकी सारे फैक्टर्स जो टाइम की वजह से वेरिएबल होते हैं आप उनको इंक्लूड करवाते हो। तो इसीलिए आप उसको सूडो स्टेडी स्टेट कहते हो कि वो वैसे तो स्टेडी स्टेट नहीं है क्योंकि टाइम की वजह से जो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं आप उनको इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन आपने खुद से टाइम को अज्यूम किया हुआ है कि वो कॉन्स्टेंट है। तो वो कुछ हद तक आपको जो है एक्यूरेट कैलकुलेशन दे देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन और देता है ट्रांजिएंट। लेकिन ट्रांजिएंट का मसला ये है कि वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है क्योंकि उसके अंदर आप कोई चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हो, टाइम के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, टाइम को कांस्टेंट नहीं कर सकते हो, वो रियल टाइम कैलकुलेशन देता है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेडी स्टेट कैलकुलेशन करते हैं। फिर कुछ डिज़ाइन में, हर डिज़ाइन में नहीं, कुछ डिज़ाइनिंग की इक्वेशन प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्या करते हैं, सूडो स्टेडी स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उसमें होता है टाइम कांस्टेंट रखते हुए हम काफ़ी सारे फ्रिक्शंस वगैरह के फैक्टर्स हैं या स्केलिंग वगैरह के फैक्टर्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास फंक्शन होते हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर हम फर्दर उसको मॉडिफाई करते हैं टू अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। तो मास ट्रांसफर के अंदर मे बी ये एप्लीकेबल होता है, आई डू नॉट नो अबाउट मास ट्रांसफर, लेकिन हमारे पास हीट ट्रांसफर के अंदर या रिएक्टर डिज़ाइनिंग के अंदर हम सूडो स्टेडी स्टेट को नहीं यूज़ करते, हम डायरेक्ट स्टेडी और अनस्टेडी की तरफ ही जाते हैं। मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है सूडो स्टेडी स्टेट के हवाले से। और कोई प्रॉब्लम, किसी और को कोई कन्फ्यूजन? हम डेरिवेशन की तरफ मूव करें, कोई भी ऐसी चीज़ जो लम्प सिस्टम के बारे में समझ ना आई हो? कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हम लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें अब लम्प सिस्टम ड्राइव करना है। जैसे हमने कंडक्शन की इक्वेशन ड्राइव की थी, रेडिएशन की, वैसे हम लम्प सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है। अब लम्प सिस्टम क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसकी सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों मैटर करेगी, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, एक जगह तो मैं बात कर रही हूँ कॉपर बॉल की और एक जगह पे मैं बात कर रही हूँ रोस्ट बीफ की। तो जैसे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटीज़ थी, वो हमारे पास हेल्प आउट करनी थी हमारे पास कंडक्शन के अंदर। हमारे पास ही वो कहते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था H, वो कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास हेल्प आउट कर रहा था। तो उसी तरह से हमारे पास CP और जो डेंसिटी है और जो वॉल्यूम है, ये हमारे पास हेल्प आउट करेगा ताकि हमें पता चले कि मटेरियल के लिए नए प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किस हद तक अलाउ कर रही हैं हीट ट्रांसफ़र को, किस हद तक वो अकोमोडेट कर सकती है हमारे पास हीट ट्रांसफ़र रेट को, किस हद तक वो हमारी जो कैलकुलेशन है उसको हमारे पास सिंप्लीफाई कर सकती है, ठीक है। तो आपने कंसीडर किया कि आपकी एक बॉडी है, ठीक है, सॉलिड बॉडी हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर मास होगा क्योंकि सॉलिड बॉडी है। अब मास है तो वॉल्यूम भी होगा, सॉलिड है, फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में डेंसिटी भी होगी,
ठीक है, अब मैंने कह दिया इसका इनिशियल टेम्परेचर TI है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सॉलिड बॉडी क्या कर रही है, हमारे पास हीट एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर या फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का भी हमारे पास कोई ना कोई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, जिस हिसाब से वो हीट ट्रांसफर करेगी। जैसे एयर है, एयर की कोई ना कोई एच की वैल्यू तो होती है। लेट्स से अगर ये वाटर में सबमर्ज्ड है तो वाटर की कोई ना कोई एच की वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया, वो हमने अज्यूम कर लिया कि कोई इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। फिर हमने उसका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्या कहते हैं डिफरेंस होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तभी हमारे पास हीट फ्लो करेगी ना। तो हमने उसको कह दिया टेम्परेचर हमारे पास एक था उसका, हमने उसको इन्फिनिटी कह दिया। ठीक है, ये TI और ये T इन्फिनिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने कहा हमारे पास ऑब्वियस ही बात है, अब मैं कह रही हूँ हीट बाहर से फ्लो करी अंदर की तरफ, तो बाहर का टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा और अंदर का टेम्परेचर कम होगा, तभी तो हीट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगी। हीट तो हमेशा टेम्परेचर फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन होता है, तो वहीं से हीट फ्लो करती है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी। तो मैंने कहा कि अगर हीट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करिए तो ऑब्वियस सी बात है, वी विल अज्यूम कि जो T इन्फिनिटी है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू TI। ठीक है, अब जब बाहर से T हमारे टेम्परेचर बाहर से हमारे पास हीट फ्लो करिए अंदर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास अंदर का टेम्परेचर ये TI की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू तो TI रहेगी, लेकिन इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज आएगा वो मैंने कह दिया T इक्वल्स टू द टेम्परेचर इक्वल्स टू द टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर के अंदर चेंज क्या है, लेट्स से एट वन क्या कहते हैं मिनट हमारे पास टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 2 मिनट टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 3 मिनट हमारे पास टेम्परेचर हो गया लेट्स से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर उसको मैंने कह दिया टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये T इन्फिनिटी कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि वो भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा था, इनिशियल बॉडी का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, ये हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है उसको मैंने कह दिया टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है बाहर मैं कह रही हूँ लेट्स से सराउंडिंग एयर है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम उसके क्या कहते हैं, जो एयर जो हमारे पास बॉडी को क्या कहते हैं कवर करिए, कांटेक्ट करिए, तो वो मैंने उसको कह दिया सरफेस एरिया AS। ठीक है, यानी सरफेस एरिया को मैंने कह दिया कि जो पूरे हमारी बॉडी का एरिया था उसको मैंने कह दिया डिनोट कर दिया AS से, सरफेस एरिया से। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बॉडी की प्रॉपर्टी भी मैटर करती है, मैंने आपको ये वाली बात कही थी लम्प सिस्टम के अंदर, तो मेरे लिए CP भी जरूरी होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि इस बॉडी की कितनी हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अब सिंपली सी वो ये वाली बात तो आपको पता ही है, अगर बाहर से अंदर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है यानी फ्रॉम एयर टू बॉडी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो कौन से मोड से होगी, कन्वेक्शन के मोड से। ठीक है, फिर इस अंदर की सरफेस से इनर कोर तक जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, हमारे पास कंडक्शन के थ्रू होगी। ठीक है, ये वाली बात तो कॉमन हमारे पास नॉलेज है। अब क्योंकि मुझे पता है बाहर से अंदर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू द बॉडी, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू होगी, और विद इन द बॉडी हमारे पास क्या होगी, कंडक्शन के थ्रू। तो सराउंडिंग से बॉडी की मैंने लिए क्या करा, फॉर्मूला यूज किया हमारे पास कन्वेक्शन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, विच स्टेटेड Q इक्वल्स टू HAS डेल्टा T। ठीक है, अब डेल्टा T हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास T इन्फिनिटी माइनस द टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी इस बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, तो उसके हिसाब से हमारे पास Q भी वेरिएबल होगा। इनिशियली हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट डिफरेंट था, एट टाइम टू हीट ट्रांसफर रेट डिफरेंट हो गया क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, T हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर था वो चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया, जो हमने TI यूज नहीं किया बल्कि हमने वो T यूज करेंगे जो चेंज हो रहा हो, वेरिएबल हो, T फंक्शन ऑफ T, क्योंकि हमें तो लम्प सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करते तो हम TI रखते, लेकिन क्योंकि हम स्टेडी स्टेट अनस्टेडी स्टेट इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने की बात करें, तो हमने क्या किया, अज्यूम किया कि हमारे पास जो वेरिएबल टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने उसको अकोमोडेट यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया इंस्टेड ऑफ टी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? बॉडी की प्रॉपर्टी समझ आ गई? दिस इज एयर, हमने अज्यूम किया लेट्स से कि एयर का मीडियम है और ये बॉडी है और हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम एयर टू द बॉडी। अच्छा, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, फ्रॉम बॉडी टू द एयर भी हीट ट्रांसफर होगी, तब भी यही कैलकुलेशन इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइंस का चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा, यहाँ पे टी फंक्शन ऑफ टी माइनस टी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, कोई खास चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर कि हमारे पास हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कैलकुलेशन इसी तरीके से होंगे, डेरिवेशन इसी तरीके से होंगी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? बॉडी समझ आ गई, बॉडी की प्रॉपर्टीज समझ आ गई? कोई ऐसी चीज दैट यू वांट मी टू रीडिफाइन? नो मिस। ठीक है, अब हमारे पास हमने मिस, ये जो डेरिवेशन करनी है। कोई- जी बोलिए बेटा। मिस, ये जो कोएफिशिएंट है दोनों का सेम है, बॉडी और सराउंडिंग का? कौन सा कोफिशिएंट? एच की बारे में बात कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर, हाँ, यस। ये बेटा एयर का होगा ना, सिर्फ एयर का होगा फिलहाल, क्योंकि एयर से हमारे पास हीट ट्रांसफर फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द बॉडी। विद इन की बॉडी की बात अभी हमने की नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लम्प सिस्टम की बात करें, बॉडी का तो अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अंदर तो हमारे पास कंडक्शन के बारे में हमें ज़रूरत ही नहीं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की हीट फ्लो मालूम कर लें, कन्वेक्शन के बारे में मालूम कर लें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉलिड बॉडी के अंदर कंडक्शन हो, क्योंकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, वहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा ही नहीं। हमारी लम्प सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या थी कि देयर इज़ नो टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पास टेम्परेचर सेम है। तो जब टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा ही नहीं, तो कंडक्शन हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। असल जो हमारे पास हीट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारे पास, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द बॉडी थ्रू कन्वेक्शन। लेकिन हाँ, आगे हम जाके इसके अंदर जो है कुछ ऐसे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो अंदर के टेम्परेचर, अंदर के कंडक्शन को भी इंकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रॉम बाउंड्री टू द इनर कोर भी हमारे पास टेम्परेचर समहाउ चेंज होगा। वो अलग बात है कि वो क्विकली हो जाएगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो स्टीडी स्टेट ही हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी फॉरन से ही। ठीक है, ओवरऑल टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा फॉरन से ही। उन सब चीज़ों को हम अकोमोडेट करेंगे। अब हमने लम्प सिस्टम हमने अप्लाई किया है, तो हम लम्प सिस्टम की बात करते हैं। हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, सराउंडिंग के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। पहले टी था, फिर 1 मिनट के बाद फंक्शन ऑफ टी कुछ टेम्परेचर में चेंज आया, फिर 2 मिनट के बाद टेम्परेचर में कुछ चेंज आया, 3 मिनट के बाद टेम्परेचर में चेंज आया। ठीक है, तो अब हमें इसकी हीट ट्रांसफर के बारे में बात करनी। हम डायरेक्टली ना कन्वेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे ना कंडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, हम सिंपल जो अपनी क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हम उसके ऊपर इम्पार्ट करते हैं। जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो कि आपने क्या करना है, तो आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे। जब कुछ समझ नहीं आ रहा आपके पास कि किस तरीके से बॉडी बिहेव कर रही है, तो आप कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जेशन ऑफ मास, ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और खुद ही ऑटो कैंसिल होकर वो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये 3 लॉज बहुत ही हमारे पास हेल्पफुल है किसी भी उसमें डिजाइनिंग के पैरामीटर में। ठीक है, आपको डिजाइन करनी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मास करके डिजाइन करो, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, फर्दर फिर वो जो इवॉल्व होकर आपको डिजायर्ड इक्वेशन दे देंगे। हीट ट्रांसफर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको सीपीपी में कुछ समझ नहीं आ रहा, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, वो आपको ऑटो कैंसिल होकर खुद ही डिजायर्ड इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि हमारे पास हीट ट्रांसफर जो बॉडी में हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, जितनी बॉडी के अंदर हमारे पास इंक्रीज आ रही है एनर्जी के अंदर। अब ये देखो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये जो क्यू है हमारे पास, हीट ट्रांसफर जो बॉडी के अंदर हो रहा है, वो किसके बराबर होगा, जितना हमारे पास इस बॉडी की हीट में चेंज आ रहा है। पहले लेट्स से बॉडी की हीट हमारे पास थी, लेट्स से मैं कह दूँ 20 किलो जूल। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जैसे जैसे हीट ऐड होती गई, वो हमारे पास किसके बराबर हो गई, हमारे पास 70 जूल, किलो जूल, फिर 80 किलो जूल, फिर 90 किलो जूल। तो जितनी हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसके बराबर है, इस बॉडी की अपनी हीट कैपेसिटी उसके बराबर है, हीट के बराबर है कि इस बॉडी के अंदर कितनी हीट है। ये बात समझ आई, ये वाली बात समझ आई, जितनी हीट ऐड हो रही है इस बॉडी के अंदर,
ये किसके इक्विवेलेंट है? जितनी हीट फ्लो कर रही है, जितनी हीट फ्लो करती जाएगी वो क्या करती जाएगी? इस बॉडी की हीट को इंक्रीज करती जाएगी। ये वाली बात समझ आई? या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। क्लियर है मिस। पक्का क्लियर है? ठीक है, अब मैंने ये वाली बात कह दी कि जितनी हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग टू द बॉडी, वो किसके बराबर है? बॉडी की अपनी हीट इंक्रीज के बराबर है, जितनी बॉडी की हीट एड अप होती जा रही है। ठीक है, अब हीट हमारे पास ट्रांसफर किस तरह पता चलेगा सराउंडिंग टू द बॉडी? जो हमारे पास कन्वेक्शन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, HAS T इन्फिनिटी माइनस T। ठीक है, अब सिंस ये फंक्शन ऑफ टाइम था तो मैंने क्या कर दिया? dt कर दिया, क्योंकि टाइम का फंक्शन है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो था, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे अंदर लिखा हुआ था, मैंने क्या किया? सिंपल इसको कुछ नहीं किया, बाहर लिख दिया dt। ठीक है, ये कांस्टेंट है t इन्फिनिटी, ये वाला t कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास हीट ट्रांसफर है फ्रॉम सराउंडिंग टू द बॉडी। और फिर हमारे पास बॉडी की अपनी हीट किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है? अब बॉडी की अपनी हीट के बारे में बात हो रही है, बॉडी की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? थर्मोडायनेमिक्स का, mCp डेल्टा टी, क्योंकि बॉडी की अपनी इंटरनल एनर्जी या बॉडी की अपनी हीट इंक्रीज हो रही है। तो बॉडी की जब अपनी इंक्रीज हो रही है तो मैंने क्या किया? mCp डेल्टा टी यूज किया। अब ऑब्वियसली बात है, एक तरफ डेरिवेटिव है तो मैं डेल्टा तो यूज नहीं करूंगी, dt यूज करूंगी। तो mCp डेल्टा टी, dt सॉरी, mCp dt। तो ये क्या हमारे पास बता रहे हैं कि बॉडी की मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास बताया कि बॉडी के अंदर कितनी हीट इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये क्वेश्चन समझ आ गई? ये हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बताएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास कितना हीट ट्रांसफर हुआ फ्रॉम सराउंडिंग टू द बॉडी, और ये हमारे पास बता रहे हैं कितनी हीट एड अप हुई बॉडी के अंदर आफ्टर हीट ट्रांसफर। जैसे जैसे हीट ट्रांसफर हमारे पास होता जा रहा है वैसे वैसे बॉडी के अंदर हीट कितनी एड अप होती जा रही है, ये हमारे पास वो कैलकुलेशन बता रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आ रही हो, एक दफा गौर से देखो और मुझे बताओ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम? कोई इशू नहीं है? शैल वी मूव ऑन? ठीक है, अब हम, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या किया? हमने जो मास था उसको हमने चेंज कर दिया डेंसिटी और वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे मास था उसकी जगह पे मैंने डेंसिटी और वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, क्योंकि मास हमारे पास, मास से ज़्यादा एप्रोप्रिएट हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम होता है, जो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास कैलकुलेशन देता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसको सिर्फ रीअरेंज किया। रीअरेंज क्या किया मैंने? जितने भी हमारे पास टेम्परेचर था और उसके फंक्शन थे उनको एक तरफ लेकर आ गई मैं, और जितने भी हमारे पास बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट थे और टाइम था उनको मैं एक तरफ लेके चली गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? H इंटू सरफेस एरिया डिवाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू dt, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इज इक्वलेंट टू द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय T इन्फिनिटी माइनस T। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं किया, बस दोनों इक्वेशन में मैंने मास की जगह पे वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखा है और उसको रीअरेंज कर दिया ताकि हमारे पास दोनों जो हमारे पास फंक्शन है, एक टाइम का फंक्शन और एक टेम्परेचर का फंक्शन, दोनों अलग अलग साइड्स पर आ जाए और हमारे पास इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये T इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? कॉन्स्टेंट की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको जो हमारे पास था मैंने क्या किया? dt माइनस टी इन्फिनिटी कर दिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मुझे क्या करना था? मुझे इस इक्वेशन को, इस t को मुझे इसके हिसाब से लेकर आना था, टी इन्फिनिटी माइनस टी के, या कह दो t माइनस टी इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया? टी इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस करवाया खुद से। क्यों इंट्रोड्यूस करवाया खुद से? ताकि मेरी जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो दोनों सेम हो जाए। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम करने के लिए मैंने क्या किया? अपने टी इन्फिनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, तो dt माइनस टी इन्फिनिटी। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगी मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? t माइनस टी इन्फिनिटी। और फिर मैंने क्या किया? इस नेगेटिव साइन को मैं राइट हैंड साइड पे लेके चली गई इसके पास। ठीक है, तो अब आप दोनों इक्वेशंस को देख लो। हमारे पास दोनों इक्वेशन के आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक कर लो। HAS रॉ V CP, HAS रॉ V CP। ठीक है, dt dt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? dt था,
हमने क्या किया, इस dt को रिप्लेस कर दिया dt माइनस टी इन्फिनिटी के। ये टी इन्फिनिटी कांस्टेंट है, तो जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस dt को dt माइनस टी इन्फिनिटी भी कर लूँ तो वही बात, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास बराबर ऑटोमेटिकली dt के हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस dt को रिप्लेस कर दिया dt माइनस टी इन्फिनिटी। अब नीचे मेरे पास t इन्फिनिटी माइनस t था, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स किया तो t माइनस टी इन्फिनिटी नेगेटिव साइन आ गया। इस नेगेटिव साइन को मैं क्या कर दिया, राइट हैंड साइड पे लेके चली गई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई? ये टी इन्फिनिटी कांस्टेंट क्यों है ये तो पता है ना, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास चेंज नहीं हो रही। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट है टी आई, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है वो वेरिएबल है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है टी इन्फिनिटी। ठीक है, तो पता है ना ये कि क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सराउंडिंग का बाउंड्री टेम्परेचर है, बाउंड्री कंडीशन है, चेंज नहीं हो रही। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? रीअरेंज जो मैंने किया इक्वल्स टू डी टी माइनस टी इन्फिनिटी में, ये समझा दें जरा सा। मुझे जो है ना डेरिवेटिव लेना था यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मेरे पास टी इन्फिनिटी माइनस टी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका डेरिवेटिव लेना, सिंपल जब मुझे पता है एल एन का फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी मैथ्स को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश की। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया, मैंने इस डी टी को रिप्लेस कर दिया डी टी माइनस डी टी इन्फिनिटी। वो अब मैंने रिप्लेस किया तो मुझे देखना है कि वेदर वो रिप्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आप देखो, इसको डेरिवेटिव लेंगे, ये आपके पास डी टी आ जाएगा और ये माइनस डी टी इन्फिनिटी तो आपके पास कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डी टी माइनस टी इन्फिनिटी हमारे पास डी टी के बराबर हो गया, इस टी के बराबर हो गया इस डी टी के। तो ईजिली मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इससे डी टी माइनस टी इन्फिनिटी के, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये हमारे पास डी टी का डेरिवेटिव आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया डी टी माइनस टी इन्फिनिटी के, ताकि मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और अब फर्दर सेम करने के लिए क्या किया मैंने, ये टी इन्फिनिटी माइनस टी था, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया और नेगेटिव साइन जो आया बाहर उसको मैं इधर लेके चली गई। तो ये सिर्फ क्या है, अपनी मैथ्स को सिंप्लीफाई करने के लिए किया, ताकि मेरा इजीली डेरिवेटिव ले लूँ मैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे ज़्यादा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस ना हो, और अब मेरी आसानी से इंटीग्रेशन या डेरिवेशन हो जाए। कोई मसला तो नहीं है इसके, समझ आइए वाली बात? नो मिस, समझ आ गया। ठीक है, अब फर्दर क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या है, बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं। हमारे पास टाइम 0 पर टेम्परेचर क्या था, टी आई था, इनिशियल टेम्परेचर। टाइम 0 पे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, टी आई। ठीक है, और किसी भी टाइम पे हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, टी इक्वल्स टू टी टी। ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ना कि इनिशियली तो हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है और इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास टी आई है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है टी इन्फिनिटी, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है फ्रॉम टी आई टू टी फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी बाउंड्री कंडीशन लगा दी, टी हमारे पास 0 था, ये 0 आ गया, तो हमारे पास टेम्परेचर क्या था, टी आई बॉडी का। अब हमारे पास किसी भी सर्टेन टाइम पर जब हमारे पास बॉडी हमने पहुंची तो हमारे पास टेम्परेचर क्या हो गया, टी फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों जगह पे अपनी लिमिट्स लगा दिए, बाउंड्री कंडीशंस लगा दी। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपके पास ये कांस्टेंट है, ठीक है, आपने क्या किया, एल एन आ जाएगा फॉरन से 1 अपॉन जो हमारे पास होती है, तो एल एन टी टी माइनस टी इन्फिनिटी आई माइनस टी इन्फिनिटी। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, आपके पास ये दोनों डेरिवेट हमारे पास नहीं होगी, बस ये हमारे पास डेरिवेट होगा डी टी अपॉन टी। सही है, और उसके बाद क्या करोगे, आप अपनी बाउंड्री कंडीशन लगा दोगे, एक तरफ आप फंक्शन ऑफ टाइम लगा दोगे और एक तरफ आप वो इनिशियल टी आई टेम्परेचर लगा दोगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास एक दफ़ा टाइम 0 था, एक दफ़ा टाइम टी था। टाइम 0 वाली टर्म बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 से तो वो 0 हो जाती है। बाकी हमारे पास टाइम टी वाली टर्म बच जाएगी, तो आपके पास इन जनरल ये वाली इक्वेशन आ जाएगी बाय यूजिंग द सिंपल एल एन
फॉर्मूला। ln का आप लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे, ln आएगा, ln के बाद आप उसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस लगाओगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। समझ आई ये वाली बात? लिमिट्स, बाउंड्री कंडीशन समझ आई? यस मिस ये पक्का? ऊपर जो हमने डी टी माइनस टी इन्फिनिटी वाला किया मिस, इसके बगैर भी हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं? इंटीग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन ये क्या हमने, अगर देख लो, ट्राई कर लो, इंटीग्रेशन ले लो, कोई मसला नहीं है, आ जाएगी, बिल्कुल वैसी ही आएगी, सेम यही आएगी, ट्राई कर Yes. लो। हो बस सकती ये है, ऐसा नेगेटिव नहीं है कि साइन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन ये होगा कि फिर आपको ln 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा। तो उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए एक ln लगाने के लिए हमने क्या किया था, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव का साइन है यहाँ पर, तो ये पूरी एक टर्म होगी, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। तो जस्ट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें तो पता है कि टी जो है वो कांस्टेंट है ना, तो हम उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हुए उसको कर लेंगे तो फिर टी इंटीग्रेट। इन्फिनिटी वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, फिर सराउंडिंग से रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा हमारा बॉडी का। वो हम जब इंटीग्रेशन लगाएंगे, चूंकि वो अपॉन में है ना, तो वो एक ही टर्म कंसीडर होगी ना, तो ये पूरा माइनस ln टी इन्फिनिटी माइनस टी जो है वो आ जाएगा हमारे पास। नहीं, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे पास टी इन्फिनिटी वाली टर्म खत्म हो जाएगी। अब टी इन्फिनिटी वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो उससे नुकसान ये होगा कि हमारा रिलेशनशिप जो है डेवलप नहीं हो सकेगा सराउंडिंग का बॉडी से। बॉडी का बॉडी से टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर का रिलेशनशिप आ जाएगा, लेकिन सराउंडिंग का जो इफेक्ट है टी इन्फिनिटी का वो नहीं डेवलप हो सकेगा। इंट्रोड्यूस करवाने की वजह ये थी, अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो टी इन्फिनिटी बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो नहीं जाएगा, आएगा ही नहीं। खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि हम ऊपर थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं मिस। डिवाइड में जब है तो वो पूरा एक ही फंक्शन हम करेंगे ना उसको, तो वो ln के अंदर मौजूद रहेगा टी इन्फिनिटी। ठीक है, मुझे इंटीग्रेट करके अगर आप बता सकते हो कल नेक्स्ट क्लास तक, तो फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी ओके इक्वेशन बन रही है। अगर वो इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट बन रही हुई तो फिर जो है मैं उसको देख लूँगी ज़्यादा डिटेल में कि क्यों इक्वेशन डिफरेंट बन रही है, और कैलकुलेशन भी यूज़ करके देख लूँगी न्यूमेरिकल के अंदर कि कैलकुलेशन के बाद सेम आंसर दे रही है या सेम आंसर नहीं दे रही है, अगर आप मुझे इंटीग्रेट करके दे दोगे नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, अगर इक्वेशन के अंदर कोई डिफरेंस आया तो मैं उसको फर्दर रिसर्च आउट कर लूँगी कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, और हमारे पास वेदर वो एप्लीकेबल है हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर या नहीं है, और न्यूमेरिकल के अंदर अगर एप्लीकेबल है तो डिफरेंट आंसर देगी या सेम आंसर देगी, ये सब चीज़ें मैं करूँगी। आपने बस मुझे डेरिवेट करके देना है कि आपके पास आंसर क्या है। ठीक है, हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गए। अब फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके अंदर हीट ट्रांसफर रेट या हीट ट्रांसफर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कोई टर्म नहीं है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ टेम्परेचर और टाइम का फंक्शन है। बाकी हमारे पास जितनी भी चीज़ें वो सारी कांस्टेंट है जो बॉडी की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया, जैसे कि सरफेस एरिया हो गया, जैसे कि हमारे पास हीट कैपेसिटी हो गई, जैसे कि हमारे पास डेंसिटी हो गई, जैसे कि वॉल्यूम हो गया। बाकी सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है और टाइम है, और ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। तो हमने क्या किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इन कॉन्स्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही बॉडी की बात हो रही है और वो बॉडी सेम ही रहेगी, उसकी हीट कैपेसिटी, हाँ, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, उसका सरफेस एरिया सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वॉल्यूम सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेंसिटी सेम रहेगी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सेम रहेगा। तो जब ये चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, उस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब बी क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है जो उसने रिप्लेस कर दिया HAS अपॉन रॉ वी सी पी, क्योंकि सारी जो 5 की 5 टर्म्स है सारी कांस्टेंट है, तो उन 5 कांस्टेंट की जगह पे एक कांस्टेंट यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसकी जगह पे माइनस बी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो हमारी वही इक्वेशन क्या हो गई, फर्दर सिंप्लीफाई हो गई। अच्छा, ये जो बी है इसका हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, टाइम इनवर्स, यानी 1/सेकंड या 1/मिनट या 1/आवर इसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, आप खुद से भी ड्राइव करोगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि इसका यूनिट 1/सेकंड है। ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि एच पॉजिटिव होगा, एरिया पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, डेंसिटी पॉजिटिव होगा, सीपी हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब हमने क्या किया, जब हमारे पास ये फर्दर सिंप्लीफाई हो गई तो हमारे पास हम एल को एलिमिनेट कर सकते हैं। एल को कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम यहाँ पे एक्सपोनेंट ई इंट्रोड्यूस करवा देंगे माइनस बी टी। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी द फंक्शन ऑफ टाइम माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी ई माइनस बी टी।
अब आप इस इक्वेशन को देखो गौर से, तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास टी इन्फिनिटी कांस्टेंट है, टी आई कांस्टेंट है, माइनस बी कांस्टेंट है। दो हमारे पास है, एक टी, ये वाला टी है हमारे पास टाइम, ये कांस्टेंट नहीं है, और एक हमारे पास ये द टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमारे पास अगर टेम्परेचर हमें पता हो कि विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैं कह रही हूँ कि एक सर्टेन टाइम पर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो उससे आप टाइम मालूम कर सकते हो कि किस टाइम पे, कितने मिनट पे हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री हो रहा है। या अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 मिनट्स पे आप मुझे बॉडी का टेम्परेचर बताएं कि 3 मिनट्स में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, तो आप मुझे इस इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं कि 3 मिनट्स पे बॉडी का टेम्परेचर क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्यों हेल्पफुल है कि इससे हम टाइम मालूम कर सकते हैं, या इससे हम टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं किसी भी सर्टेन टाइम पर। जो हमने कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन पढ़ा था, उसके अंदर हम हीट ट्रांसफर रेट के ऊपर हमारा फोकस था, उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट पे फोकस था, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे फोकस था। इसके अंदर क्या है, आप किसी भी सर्टेन टाइम पर या किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पर टाइम मालूम कर सकते हो, किसी भी सर्टेन टाइम पे कोई सर्टेन टेम्परेचर मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पता हो, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता हो, बॉडी की प्रॉपर्टीज पता हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी बॉडी को, मैं लेट्स से मैं कह रही हूँ कि आपके पास एक मेटल की बॉल है, इसका अभी करंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉडी कितने मिनट के अंदर लेट्स से 60 डिग्री टेम्परेचर रीच करेगी, तो आप मुझे इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम पे वो 60 डिग्रीज रीच करेगी, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 80 डिग्रीज है और हमारे पास बॉडी का अपना इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्रीज है। ठीक है, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि किसी सर्टेन टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस मामले में काफ़ी हेल्पफुल है कि यू कैन इजीली कैलकुलेट द टाइम, और यू कैन इजीली कैलकुलेट द टेम्परेचर एट सर्टेन टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर मालूम कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? मैम ये जो बीटा है तो बी में क्या है? जी, बी, इसकी बी हमारे पास, वैल्यू होगी। बी की बात करें ना, बी दिस बी, इसकी यस बात मिस। करते हैं ना, ये बी हमारे पास है। हमने क्या किया, ये HAS रॉ VCP, इसको हमने क्या किया, क्योंकि सारे कांस्टेंट है, किसी भी एक बॉडी के लिए सारे कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया बी से। अब आप क्योंकि इतने सारे कांस्टेंट आप यहाँ पे ऊपर पावर में लेके जाते, तो ये क्या हो जाता है, मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर आपने अगर टाइम, बहुत सारे टाइम मालूम करने हैं, बहुत सारे टेम्परेचर मालूम करने हो, तो क्या है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी आपकी इक्वेशन। तो आपने क्या किया, इनिशियली आपने बी मालूम किया, बी कैसे मालूम किया, HAS रॉ VCP, और उस बी की वैल्यू को आप हर टाइम पर रखते जाओगे या हर टेम्परेचर पे रखते जाओगे और उससे टाइम मालूम करते जाओगे। ठीक है, तो बी हमारे पास सिर्फ हमने सारे कांस्टेंट जितने भी इक्वेशन में थे उनको रिप्लेस कर दिया एक कांस्टेंट से। ठीक है, बी का कोई नाम नहीं है, बी की डायमेंशन 1/इनवर्स है, ये लेकिन बी कोई ऐसा कांस्टेंट। जी इसकी वैल्यूज मतलब चेंज होती रहेंगी हाँ मटेरियल हाँ के हिसाब बिल्कुल, से और मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल के एरिया के हिसाब से, लेकिन एक मटेरियल के लिए, जैसे जो मैंने जैसे कहा ये कॉपर बॉल है, इसकी मैंने स्पेसिफिकेशन बता दी कि इसका एरिया, वॉल्यूम और क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, ये मैंने सब डिफाइन कर दिए। तो अब थ्रू आउट द एनालिसिस, थ्रू आउट द जितने भी इस बॉडी के लिए टेम्परेचर मालूम करने होंगे, इस बॉडी के लिए जितनी भी दफ़ा टाइम मालूम करना होगा, उसके लिए बी सेम होगा। लेकिन अगर दो कॉपर बॉल हैं, एक का हमारे पास एरिया डिफरेंट है, दूसरे का एरिया डिफरेंट है, ऑब्वियसली बात है दोनों की बी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी दुनिया में कॉपर बॉल्स हैं उन सब की बी की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ एक बॉडी की बी की वैल्यू सेम होगी। अगर दूसरी बॉडी है, बेशक उसकी मटेरियल सेम हो, बेशक उसके एरिया सेम हो, लेकिन उसका डेंसिटी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है जब डेंसिटी डिफरेंट होगी तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, HAS रॉ VCP, तो बी इन सब पे डिपेंड करता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ वेरी करेगी तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्टडी करते हैं एक कॉपर बॉल को, तो ड्यूरिंग द स्टडी उसकी बी की वैल्यू चेंज हो। ड्यूरिंग द स्टडी वो बी की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो अगर हम उसको एक दफ़ा स्टडी करें, उस कॉपर बॉल को 2 दफ़ा स्टडी करें, 3 दफ़ा स्टडी करें, 4 दफ़ा स्टडी करें, तो ड्यूरिंग द स्टडी वो कॉपर बॉल एक ही कॉपर बॉल है, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया किसी और कॉपर बॉल से, तो उसके लिए तो वो बी कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो लम्प सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेम्परेचर या डिफरेंट टाइम, अब जैसे कि
के हिसाब से मालूम करते हैं। अब जैसे कि आपके पास बॉल बियरिंग्स है ग्राइंडर के अंदर या क्रशर के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, तो 100 बॉल बियरिंग्स हैं, उन 100 बॉल बियरिंग्स की बी की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि यदि माइट बी अ चांस कि उसका सरफेस एरिया डिफरेंट हो, क्रश करते हुए ग्राइंड करते हुए उसका सरफेस एरिया जो है डिफरेंट हो गया और रिड्यूस हो जाता है ना, क्योंकि बॉल बेयरिंग्स हमारे पास ब्रेक हो जाती हैं ड्यूरिंग द क्रशिंग। ठीक है, तो उनकी बी की वैल्यू क्या है, वो चेंज हो जाएगी। हर जितनी भी बॉल बेयरिंग्स और सिस्टम में उन सबकी बी की वैल्यू सेम तो नहीं होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि सबका एरिया डिफरेंट है, सबका वॉल्यूम डिफरेंट है, सबकी डेंसिटी डिफरेंट है, सब सीपी सेम होगी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सेम होगा, लेकिन एरिया डायमेंशंस तो वेरी कर जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन थ्रू आउट द कैलकुलेशन आपके पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन हमने क्या किया, बी की वैल्यू को कांस्टेंट, मतलब इसकी जगह पर हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। एक दफ़ा मुझे मालूम करना है 1 सेकंड पर टाइम टेम्परेचर, तो मैंने बी एक दफ़ा कैलकुलेट किया और 1 सेकंड पे अपना टेम्परेचर मालूम कर लिया। एक दफ़ा मुझे मालूम करना है 2 सेकंड पर, तो बी की वैल्यू वही रही 1 सेकंड वाली और मैंने 2 सेकंड पे अपना टेम्परेचर मालूम कर लिया। फिर 3 सेकंड पे मालूम कर लिया, 4 सेकंड पे मालूम कर लिया, 5 सेकंड पे मालूम कर लिया, 6 पे, इस तरह ऑनवर्ड्स मुझे जब तक मालूम करना है टेम्परेचर, जब तक कि मेरा डिज़ायर्ड टेम्परेचर ना पहुंच जाए, तो मैं क्या करूँगी, बी की वैल्यू को तो सेम रखूँगी क्योंकि वो बॉडी तो सेम है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, बाकी टेम्परेचर और टाइम चेंज होता जाएगा। तो ये जब ये कांस्टेंट है तो इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करेंगे आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने न्यूमेरिकल के या किसी भी प्रॉब्लम के, और उसको आप फिर डायरेक्टली यूज़ करते जाएंगे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। देयर इज़ नो नीड टू रीकैलकुलेट इट एवरी टाइम। अब हर दफ़ा अगर मुझे टेम्परेचर मालूम करना है तो हर दफ़ा जो है मैं HAS रॉ VCP की वैल्यू डाल के पुट करती जाऊँ और दोबारा से कैलकुलेट करती जाऊँ, तो सिर्फ उसको मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए भी इंट्रोड्यूस करवाया, उसका कोई इतना ज़्यादा मकसद नहीं है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, नो मिस, और कोई चीज़ जो समझ नहीं आई हो? क्लियर है मिस। अच्छा, अब हमारे पास लम्प सिस्टम का कुछ क्राइटेरिया भी होता है, वो क्राइटेरिया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह पे लम्प सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये मैंने बात आपको शुरू में बता दी थी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लम्प सिस्टम अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो वो थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि आप आराम से जो है आइडेंटिफाई कर सको कि इस सिस्टम के ऊपर लम्प सिस्टम एप्लीकेबल है या इस सिस्टम के ऊपर लम्प सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन गई है कि फाइनल इक्वेशन क्या, हमारे पास टेम्परेचर विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये सिंपल हमारे पास यही बता रही है जो हमारे पास लम्प सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास थ्रू आउट द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है, लेकिन एक टाइम पर टेम्परेचर बॉडी का यूनिफॉर्म है। अगर 1 सेकेंड है तो बॉडी का टेम्परेचर एक ही होगा, विच इज टी फंक्शन ऑफ टाइम। अगर 2 सेकेंड है तो बॉडी का टेम्परेचर सेम ही होगा, विच इज द टी फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि हमें कैसे पता है बॉडी का टेम्परेचर अभी सेम है अभी सेम नहीं है, हमें क्या पता हम लम्प सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो वेदर वो फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया या नहीं कर रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्लास के बारे में जो आप मुझे चाह रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसको वो कर लूँ? अगर कोई भी इशू नहीं है तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको लम्प सिस्टम को इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। अगर कोई इशू, क्योंकि अब हम दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं आफ्टर मेरे ख्याल में 5 वीक्स, तो आप मुझे बता दो कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैम जी जी, बेटा। ये सवाल आपने किया था कि मिड टर्म में ना कि टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं यानी हीट ट्रांसफर में, तो ये लम्प सिस्टम आपने कभी पहले पढ़ाया था क्या? बेटा लम्प सिस्टम का से टाइम से कोई ताल्लुक नहीं, आप नॉर्मल जो कंडक्शन है उसके थ्रू भी आप टाइम मालूम कर सकते हैं। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या है, किलो जूल पर आवर। नहीं नहीं, ये फार्मूला, इनके फार्मूला कभी पहले पढ़ाए थे आपने? बेटा आप मेरी बात तो जी सुनिए, जी आई जी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। हमने कंडक्शन पढ़ी थी, जी जी कन्वेक्शन पढ़ी थी। जी हाँ। कन्वेक्शन के अंदर या कंडक्शन के अंदर जो आप क्यू मालूम करते हैं वो क्या होता है? हीट हीट फ्लो, हीट फ्लो होता हीट है, रेट। जी जी, हीट हीट रेट। रेट। तो रेट क्या होता है बेटा? टाइम होता है, जी चेंज इन टाइम। तो आप मालूम कर सकते हैं कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट या नहीं मालूम कर सकते? टाइम मालूम कर सकते हैं या नहीं मालूम कर सकते? जी, सही। ट्रांजिएंट स्टेट थी, अच्छा, ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर हमने मालूम किया था, तो ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर क्या होता है, इनिशियल आपके पास हीट ट्रांसफर कितना है, फाइनल हीट ट्रांसफर कितना है, उनका आप वो लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं।
तो उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टाइम, रेट का मतलब ही टाइम होता है, ठीक है, ओके मैम। फिजिक्स में भी पढ़ा है आप लोग ने कि रेट का मतलब ही टाइम है। और थर्मोडायनेमिक्स में भी हम टाइम मालूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में टाइम नहीं मालूम कर सकते। बात यही थी, जस्ट आई वाज चेकिंग योर आईक्यू, क्या आप लोगों को कितना पता है कितना नहीं पता, जनरल नॉलेज आप लोगों की कितनी है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंट्रोपी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी टाइम मालूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप थर्मोडायनेमिक्स में टाइम नहीं मालूम कर सकते हैं। बस थर्मोडायनेमिक्स में हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज, उसकी अपनी मटेरियल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जबकि हम इसके अंदर हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और हम मोड के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं। जबकि हम थर्मोडायनेमिक्स में बॉडी की प्रॉपर्टीज, बॉडी की अपनी उसके बारे में बात करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में, उसकी वर्क के बारे में, उसके मैकेनिकल वर्क के बारे में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स मोर वास्ट है एज कम्पेयर टू हीट ट्रांसफर। और कोई ये 52 ने क्या पूछा है, थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा थर्मल कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम जो है, अभी मैंने कहा था ना क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को फुलफिल करना ज़रूरी है, तो वो क्राइटेरिया ही थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर आएगा। अभी तो मैंने किसी ना थर्मल कंडक्टिविटी को टच किया है, ना किसी और चीज़ को टच किया है, ना कन्वेक्शन को, ना कंडक्शन को। जो मैंने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूज़ किया है ना, वो जनरल कोफिशिएंट है, वो आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कन्वेक्शन हो या चाहे वो कंडक्शन। आप कंडक्शन के अंदर भी एच की वैल्यू यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्लास में क्राइटेरिया पढ़ेंगे, तो उस क्राइटेरिया के अंदर ज़्यादा डिटेल में मैं डिफाइन कर दूंगी कि कंडक्शन जो है कहाँ, मतलब कंडक्शन का थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ इंट्रोड्यूस करनी है, और हमारे पास जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होना है, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप भी इसी में, लम्प सिस्टम में कैसे हम डेवलप होगा, वो सब आगे नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने शायद स्लाइड शेयर अटेंडेंस, कर दी। हाँ स्लाइड शेयर कर दूंगी मैं, अटेंडेंस में डाउनलोड कर लूँ, फिर यू मे लीव। एक मिनट, ठीक है, यू मे लीव नाउ। और कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट गिव, यहाँ पे मैसेज कर दिएगा टीम्स के अंदर, इसी चैट के नीचे, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कैटर कर दूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल। आप रिप्लाई नहीं करते। पर्सनल टेक्स्ट का मैं रिप्लाई नहीं करती व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन इस पे आप मैसेज करेंगे टीम्स में, बिल्कुल रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके मैडम।